नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित विषय के निर्देशांक ज्यामिति अध्याय से परिचित होंगे। हालांकि मैं यह आपसे आशा करता हूं कि आप पहले से ही इस विषय से परिचित होंगे, तो यह वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है। आगे के वीडियोज में हम कक्षा 10 से रिलेटेड सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग कक्षा 9 के निर्देशांक ज्यामिति अध्याय का अध्ययन करते हैं फिर से। तो निर्देशांक ज्यामिति को अच्छी तरह से समझने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप संख्या रेखा की अवधारणा को अच्छी तरह से समझते हो। तो जैसा कि आप आकृति 1 में देख रहे हैं, यहाँ पर एक संख्या रेखा, मान लीजिए इसका नाम x प्राइम और x, तो एक संख्या रेखा x प्राइम x का निर्माण किया गया है और हम लोग इस संख्या रेखा पर निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करेंगे। पहला यह कि इस संख्या रेखा पर एक बिंदु का स्थान किस तरह से निर्धारण होता है और एक रेखा पर एक बिंदु की क्या व्याख्या हो सकती है, यानी कि इस संख्या रेखा पर एक बिंदु की क्या व्याख्या हो सकती है। तो पहला बात हम लोग इसमें इस बात पर ध्यान आकर्षित करेंगे कि जब भी किसी चीज को मापा जाता है तो कहीं ना कहीं मूल बिंदु होती है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शून्य एक मूल बिंदु है। जहां पर शून्य लिखा है असल में हम लोग उसको मूल बिंदु मानते हैं। तो मूल बिंदु से दाहिनी तरफ की जो संख्या होती है वो धनात्मक होती है और बाईं तरफ की जो संख्या होती है वो ऋणात्मक होती है। और एक महत्वपूर्ण बात जो संख्या रेखा में होती है वह होती है एकक दूरी। यह दूरी जो होती है वह हम लोग अपनी सुविधा अनुसार चयन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर यह उपयुक्त हो तो संख्याओं का निर्धारण करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देते हैं कि एक बिंदु का स्थान किस प्रकार निर्धारित होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि आपको 3 पर पहुंचना है तो आप शुरू कहाँ से करेंगे? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से 3 जो है वो एक धनात्मक संख्या है, तो +3 में अगर आपको जाना है तो 3 एकक आप मूल बिंदु से आगे जाएं। जैसे मूल बिंदु 0 है तो 3 एकक का मतलब एक एकक जो है वो 0 to 1 हो गया, फिर 1 to 2 हो गया और फिर 2 to 3। तो अगर हम लोग यहाँ पर से देखें तो कुल मिलाकर के 3 यूनिट आगे जाने पर हम लोगों को क्या मिल जाता है? 3। तो एक उपयुक्त एकक के चुनाव से ये फायदा हो गया है कि आप मूल बिंदु से कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज दैट मानिए कि फिर से आपको अगर 6 पर पहुंचना है तो शून्य से स्टार्ट कीजिए और आप एकक दूरी को 6 बार लीजिए। आप 6 पर होंगे तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 और फिर आप कहाँ पहुंचते हैं? 6 पर। इसी तरह से आप संख्या रेखा के किसी भी बिंदु पर पहुंच सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तीर का निशान बना हुआ है जो कि यह सूचित करता है कि ये संख्या रेखा अनंत तक चलती चली जाती है, जैसे कि धनात्मक दिशा में और ऋणात्मक दिशा में भी। अगर मान लीजिए कि मूल बिंदु से आपको अगर -3 यूनिट जाना है तो आप क्या करते हैं? बाईं तरफ 3 एकक दूरी बाईं तरफ चले जाते हैं। जैसे कि 0 से -1 1 एकक दूरी हो गई, फिर -1 से -2 2 एकक दूरी हो गई और -2 से -3 3 एकक दूरी हो गई। तो कुल मिलाकर हम लोग देखते हैं कि मूल बिंदु से अगर 3 एकक दूरी बाईं तरफ जाना हो तो हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? -3 पर। तो इस तरह से हम लोग संख्या रेखा को समझते हैं कि उसमें कुछ चीजें होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मूल बिंदु जहां से हम लोग दूरी को मापना शुरू करते हैं। फिर एकक दूरी जो लेने पर उपयुक्त लेने पर हम लोगों को संख्या रेखा को बनाना आसान हो जाता है, उस पर बिंदुओं का निरूपण आसान हो जाता है। अगला चीज जो हम लोग देखना चाहते हैं वो है कि हम लोग एक रेखा पर बिंदु की किस तरह से व्याख्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु है P जो कि यहाँ पर अवस्थित है, तो अब इसकी किस तरह से व्याख्या की जा सकती है? तो इसकी एक व्याख्या ये हो सकती है कि यह मूल बिंदु से किस ओर है। तो मूल बिंदु से यह बाईं ओर है, ठीक है। और अब बाईं ओर में इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि मूल बिंदु से यह कितना दूर है। तो यह मूल बिंदु से बाईं तरफ 5 एकक की दूरी पर है,
0 से -1 एक एकक की दूरी, फिर -1 to -2 दूसरे एकक की दूरी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कुल मिलाकर के अगर आप मूल बिंदु से 5 एकक की दूरी बाईं तरफ आए तो आप पी बिंदु पर होंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से संख्या रेखा पर एक बिंदु का निर्धारण किया जा सकता, बिंदु का स्थान निर्धारण किया जा सकता है, और एक रेखा पर एक बिंदु की क्या व्याख्या संभव है। चलिए अब हम लोग कुछ उदाहरण को देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत सारे मार्ग बने हैं, जैसे मार्ग 1, मार्ग 3, मार्ग 2 यहाँ पर है। तो इस तरह से देख सकते हैं मार्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से बहुत सारे मार्ग बने हुए हैं, और प्रत्येक मार्ग पर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। जैसे कि मार्ग 1 पर अगर पकड़ लें तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 और 5 5 कमरे बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक मार्ग पर बहुत सारे कमरे हैं और बहुत सारे मार्ग भी ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली सड़क पर अवस्थित हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि आपके मित्र या सहेली का जो कमरा है वह मार्ग 7 पर अवस्थित है। क्या यह सूचना पर्याप्त है कि आप अपने मित्र या सहेली के पास पहुंच जाएं? तो सबसे पहले हम लोग मार्ग 7 पर चलते हैं। मार्ग 7 यहाँ पर है, और मार्ग 7 में हम लोग देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5 5 कमरे हैं। ठीक है, तो यह जानकारी कि आपके मित्र या सहेली का कमरा मार्ग 7 पर है, यह पूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि आप इन 5 कमरों में से नहीं जानते कि आपके मित्र या सहेली का कमरा कौन सा है। लेकिन अगर ये बता दिया जाए कि मार्ग 7 के बाद कमरा नंबर 4 जो है वह आपके मित्र या सहेली का कमरा है, तो आप एग्जैक्टली यानी कि पूर्णतः वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आपके मित्र या सहेली का कमरा है। तो दो जानकारी की आवश्यकता है कि एक तो मार्ग 7 होनी चाहिए और दूसरा कि कमरा नंबर 4 होने चाहिए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहां पर होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। अब जैसे कि हम लोग एक और उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। ये एक समतल दिया गया है यहाँ पर, ये एक समतल इस तरफ दिया गया है, और इस समतल में एक बिंदु दिखाई गई है। अब अगर हम लोगों से ये बात पूछा जाता है कि इस बिंदु की समतल में क्या स्थिति है, तो हम लोग किस तरह से इसको समझेंगे? पहला तो ये एक उत्तर दिया जा सकता है कि ये ऊपर वाली जो क्षैतिज रेखा है उससे जो दूरी है इसकी, ऊपर वाली क्षैतिज रेखा से, वह नीचे वाली क्षैतिज रेखा के अपेक्षा कम है। मतलब ये दूरी जो है वह नीचे वाली दूरी की अपेक्षा कम है। ठीक उसी तरह से ये भी दिखाया जा सकता है कि ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ऊर्ध्वाधर अक्ष, उससे इस बिंदु की दूरी, और दाहिनी तरफ जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उससे दूरी की अपेक्षा में कम है। यानी कि इस रेखा से इस बिंदु की दूरी कम है, उसी तरह से ऊपर वाले रेखा से इस बिंदु की दूरी कम है नीचे वाले की अपेक्षा। लेकिन ये सभी जानकारियां उतनी ज्यादा स्पष्ट नहीं है कि इस बिंदु को पूर्णतः समझा जा सके। तो इस बिंदु को पूर्णतः समझने के लिए हम लोगों को फिर से क्या करना होगा कि हम लोग इस बिंदु से एक लंब डालते हैं अपने बाईं तरफ की ऊर्ध्वाधर रेखा पर, और नीचे लंब डालते हैं क्षैतिज रेखा नीचे वाली पर। और फिर हम लोग इसको माप लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर, और ये 9 सेंटीमीटर है, जिससे हम लोगों को ये बात पता चल जाती है कि ये बिंदु कहाँ पर अवस्थित है। तो ये दो उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अगर आपको किसी समतल में किसी बिंदु को अद्वितीय तरीके से मालूम करना हो, तो आपको दो स्वतंत्र जानकारी का होना आवश्यक है। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं, इस उदाहरण में, कि ये 7 और 4 क्या दिखाते हैं। 7 एक अलग जानकारी है और 4 एक अलग जानकारी है। सिर्फ 7 की जानकारी से आप नहीं पहुंच सकते थे अपने दोस्त के पास या मित्र सहेली के पास। उसी तरह सिर्फ अगर आपके पास 4 मालूम हो तो भी आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि 4 नंबर कमरे बहुत सारे मार्ग पर अवस्थित हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि दो स्वतंत्र सूचनाओं का होना बहुत आवश्यक है। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समतल में किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए दो स्वतंत्र जानकारी का होना जरूरी था, तब जाकर के हम लोगों ने यहाँ पर अद्वितीय तरीके से इसका निर्धारण कर दिया, इस बिंदु के निर्देशांक का।
इस बात को और स्पष्टता से समझने के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पर आकृति 4 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शिक्षिका है और यहाँ पर जो एस जो दिखा रहा है असल में वह सोनिया की डेस्क को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्तंभ बने हुए हैं और बहुत सारे पंक्ति बने हुए हैं। स्तंभ जैसे कि मान लीजिए ये एक स्तंभ है, ये एक स्तंभ है, ये एक स्तंभ है, इसी तरह से बहुत सारे स्तंभ हैं। कुल मिलाकर के हमारे पास कितने हैं? 10 स्तंभ हैं। उसी तरह से आप देखिए ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है और इसी तरह से हम लोगों के पास कुल मिलाकर के 7 पंक्ति हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोगों को स्तंभ और पंक्ति की जानकारी हो तो हम लोग अच्छे से बता सकते हैं, स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि कौन विद्यार्थी किस जगह पर बैठा हुआ है, मतलब उसकी स्थिति का सही सही निर्धारण किया जा सकता है। जैसे अगर सोनिया की ही बात की जाए तो वह कहाँ पर स्थित है? वह स्तंभ 4 में और पंक्ति 1 में अवस्थित है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई विद्यार्थी बैठा हुआ है, तो अगर इसके बारे में पूछा जाए ये कहाँ पर अवस्थित है, तो हम लोग बोलेंगे कि यह स्तंभ नंबर 9 और पंक्ति नंबर 4 में अवस्थित है। तो इसके जो पहचानने का तरीका होगा वो क्या होगा? 9,4। इससे ये पता चलता है कि स्तंभ 9 और पंक्ति 4 में अवस्थित है। तो यहाँ पर भी वही बात जाहिर होती है कि आपको अगर समतल में किसी बिंदु को अद्वितीय तरीके से पहचानना है तो आपको 2 निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी या 2 स्वतंत्र सूचनाओं का होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर ये उदाहरण एक और चीज स्पष्ट करती है कि किसी वस्तु की स्थिति को 2 लंब रेखाओं की सहायता से या फिर उनके संदर्भ में देख करके समझा जा सकता है। अब जैसे कि ये 2 लंब रेखाएं किसी भी दिशा में हो सकती हैं। यहाँ पर अगर आप आकृति 5 को अगर आप देख रहे हैं तो आकृति 5 में देखिए कि ए, बी, सी तीनों में 2 लंब रेखाएं दिखाई गई हैं। ठीक है, जैसे लंब रेखा 1 2 1 2 और उसी तरह यहाँ पर भी 1 2। तो ये सभी वैध तरीके हैं एक बिंदु को सही ढंग से निरूपित करने के लिए। लेकिन हम लोग जो इस अध्याय में या फिर आगे की कक्षाओं में भी देखेंगे कि इन दोनों का हम लोग ज्यादातर प्रयोग नहीं करेंगे। मुख्यतः हम लोग सी वाली स्थिति को ही प्रयोग में लाएंगे क्योंकि यही ज्यादा प्रयोग में आता है। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग कार्तीय पद्धति से परिचित होंगे। तो जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि संख्या रेखा को किस तरह से निरूपित किया जाता है, यहाँ पर एक और उदाहरण दिखाया गया है एक्स प्राइम एक्स जो कि क्षैतिज रूप में रखी हुई है, इसके मूल बिंदु शून्य पर है। और उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं आकृति 7 में कि y और y प्राइम जो है वह भी एक संख्या रेखा को ही निरूपित कर रही है, लेकिन यह क्षैतिज न होकर के ऊर्ध्वाधर है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम लोग कार्तीय तल का निर्माण किस तरह से करेंगे? कार्तीय तल का निर्माण बहुत ही आसान है। आप क्या कीजिए कि इस ऊर्ध्वाधर रेखा को क्षैतिज रेखा पर आकर के मिला दीजिए। किस बिंदु पर? मूल बिंदु पर। यानी कि क्षैतिज रेखा का मूल बिंदु और ऊर्ध्वाधर रेखा का मूल बिंदु अगर आपस में मिल जाए तो इससे जो एक तल का निर्माण होता है वही हम लोग उसी को कार्तीय तल कहते हैं। इसको देखने के लिए आप आकृति 8 के ए को देखिए। यह एक कार्तीय तल को ही दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि x और x प्राइम जो कि एक संख्या रेखा था यहाँ पर है और y प्राइम जो एक संख्या रेखा था वो यहाँ है और दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? बिंदु O पर। ठीक है, मूल बिंदु, इसी को हम लोग मूल बिंदु भी बोलते हैं जिसका निरूपण O से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ नामकरण को समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है आगे की कक्षाओं में भी। तो आप देख सकते हैं कि एक्स प्राइम और एक्स रेखा जो है हम लोग उसको एक्स अक्ष भी कहते हैं, एक्स अक्ष। और उसी तरह से वाई प्राइम और वाई जो रेखा है उसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ये बहुत ही मानक नामकरण है तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि दाहिनी तरफ जो एक्स अक्ष है
उसको धनात्मक एक्स अक्ष कहते हैं और बाईं तरफ जो है उसे ऋणात्मक एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक उसी तरह नीचे वाली वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक वाई अक्ष। और अगर ऊपर की ओर देखें, मतलब कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर, तो वह धनात्मक वाई अक्ष कहलाती है। इसी का एक रूप यहाँ पर दिया गया है छोटे से रूप में, कि जब आपके पास दो संख्या रेखा होती है और वो दोनों मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हों, यानी लंबवत भी हों, तो वहां पर बहुत सारे चतुर्थांश का निर्माण होता है। पहले चतुर्थांश 4 ही होते हैं, जिनमें चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश 1, 2, 3, 4 इस तरह से दिखाया गया है। चतुर्थांश को इस तरह से नामकरण किया जाता है कि अगर आप घड़ी के सुई जिस तरह चलती है उसके विपरीत दिशा में चलें इस तरह से, तो आप 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं। तो पहला वाला जो है वो यहाँ रहेगा और दूसरा वाला कहाँ चला जाएगा? इस तरह से। इसको वामावर्त दिशा भी बोला जाता है, या फिर घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत, या इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे तो आप जो चतुर्थांश लिखेंगे इस तरह से, चतुर्थांश 1, 2, 3 और 4। कुछ और चीजें बहुत आवश्यक हैं अगर यहाँ पर देखा जाए तो, जैसे कि हम लोग चूंकि कार्तीय तल के बारे में समझ चुके हैं कि कार्तीय तल का निर्माण किस तरह से होता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि कार्तीय तल के निर्माण के बाद हम लोग किस तरह से किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, और वही पहचानने का तरीका भी होता है। अगर आप निर्देशांक लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो यानी कि आप अद्वितीय तरीके से उस बिंदु को समझ रहे हैं। तो निर्देशांक लिखने के लिए कुछ मानक परिपाटी को ध्यान में रखना होता है, और जैसे कि एक्स निर्देशांक क्या होता है, वाई निर्देशांक क्या होता है, और उसका ये क्रम क्या होना चाहिए, पहले एक्स लिखना चाहिए कि पहले वाई लिखना चाहिए, इस सब चीजों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे अभी। तो एक्स निर्देशांक जो होता है उसे हम लोग भुज भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स निर्देशांक जो होता है उसे हम लोग भुज कहते हैं। वाई निर्देशांक जो होता है उसे हम लोग कोटि कहते हैं। भुज को एबसीता बोलते हैं और कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये एक्स निर्देशांक क्या होते हैं और वाई निर्देशांक क्या होते हैं, और फिर आपका जो बिंदु का निरूपण किया जाता है वह किया जाता है, पहले आप जिस बिंदु के बारे में लिख रहे हैं उस बिंदु का नाम, जैसे मान लीजिए कि P एक सामान्य बिंदु है तो पहले P, देन एक ब्रैकेट के साथ ये जो कोष्ठक में बंद कर देते हैं निर्देशांक को, पहला जो लिखते हैं वो लिखते हैं एक्स निर्देशांक, फिर कोमा लगाते हैं और वाई निर्देशांक। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्स और वाई निर्देशांक क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से चलते हैं कार्तीय तल में। इसको क्या कहते हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं निर्देशांक तल भी बोल सकते हैं। निर्देशांक तल दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। कार्तीय तल हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेने दकार्ते नाम के जो एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे उन्हीं के सम्मान में इसे कार्तीय तल भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग कोई भी बिंदु लेते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कि उसके एक्स निर्देशांक क्या हो सकते हैं और वाई निर्देशांक क्या हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 2 से ऊपर जाइए लंबवत रूप से और यहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, ये 4 के सामने। तो ये जो बिंदु है, ये वाले बिंदु, मान लेते हैं कि इस बिंदु का नाम है P। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये इसके एक्स निर्देशांक क्या होंगे। तो किसी भी बिंदु के एक्स निर्देशांक वह होता है जो उस बिंदु का y अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि अगर ये y अक्ष है, मान लेते हैं कि ये y अक्ष है, तो इस y अक्ष से इस बिंदु की जो लंबवत दूरी ये है, ठीक है, तो इस बिंदु को, इस लंबवत दूरी को ही हम लोग x निर्देशांक कहते हैं। आप देख सकते हैं कि चूंकि ये लंबवत दूरी असल में इसी दूरी के बराबर है, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम m है, तो और पी क्यू ले लेते हैं इसको, तो पी क्यू दूरी जो है वह ओ एम दूरी के बराबर है। इसलिए इस बिंदु का जो एक्स निर्देशांक होगा वह ओ और एम के बीच की दूरी होगी, या पी और क्यू के बीच की दूरी, जो कि सेम ही है। तो ओ एम के बीच की दूरी कितनी है? 2। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स निर्देशांक 2। अब प्रश्न ये उठता है कि वाई निर्देशांक कितना होगा। तो y निर्देशांक वह होता है जो
एक्स अक्ष से लंबवत दूरी होती है उस बिंदु की। तो ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। तो इस एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो गई, यहां से यहां तक की लंबवत दूरी मतलब लंब भी होगा। तो ये लंबवत दूरी जो है वो कितनी है, 4। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होंगे वो क्या होगा, 2 और 4। और ये छोटी कोष्टक में मैंने इसको बंद कर दिया। लंबवत दूरी मतलब जैसे ये m टू p, लेकिन m से p में मापेंगे किस तरह से, यहां से भी m से p के जो बीच की दूरी है वो o और q के बीच की दूरी भी वही है। तो इसलिए p का जो निर्देशांक होगा वो 2 और 4 होगा। फिर से मैं बता रहा हूं, x निर्देशांक जो होता है वह y अक्ष से लंबवत दूरी होता है। लंबवत दूरी मतलब यहाँ लंब। और y निर्देशांक जो होती है वह x अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि ये वाली दूरी। तो y, इस तरह से हम लोग किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्देशांक लिखते वक्त ये विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है कि x निर्देशांक पहले लिखते हैं और y निर्देशांक बाद में लिखते हैं। आप, यह एक परिपाटी है जो पूरा विश्व इसको अनुसरण करती है, तो सभी लोग इसी तरह से लिखते हैं। तो आपको भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप निर्देशांक लिखें तो x निर्देशांक पहले और y निर्देशांक बाद में लिखें। अगर आप इन चीजों को बदल देंगे यानी कि उलट देंगे तो वह बिंदु सचमुच अलग हो जाएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर P बिंदु के निर्देशांक 2 और 4 हैं, अगर इसको आप इस तरह से लिखते हैं 4 और 2, मान लीजिए गलती से आपने y निर्देशांक पहले और x निर्देशांक बाद में लिख दिए, तो इसका परिणाम यह होगा कि 4 और 2 भी एक बिंदु होगा, लेकिन यह बिंदु नहीं होगा P, वह एक अलग बिंदु होगा। जैसे कि 4 का मतलब हुआ कि आप O से 4 यूनिट कहाँ गए, x दिशा में, और 2 यूनिट कहाँ गए आप, y दिशा में। आप यहाँ पहुंच गए। तो इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, 4 और 2। तो आप देख सकते हैं कि 2 4 और 4 2 एक ही चीज नहीं है, ये अलग अलग बिंदु हैं। मान लीजिए इसका नाम हम लोग n दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि p और n अलग अलग बिंदु हैं। ठीक है। तो अगर आप क्रम को बदल देते हैं तो इससे क्या होता है कि बिंदु ही बदल जाती है। तो एक्स वाई और वाई एक्स, यानी कि n को अगर हम लोग इस तरह से दिखाएं वाई एक्स, तो आप देख सकते हैं कि p और n अलग अलग बिंदु हैं, यानी कि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों एक ही जैसे बिंदु नहीं है। तो इससे हम लोगों का निर्देशांक को समझना आसान हो जाता है। मतलब अगर आप इस परिपाटी को फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको पहले क्या करना है कि x निर्देशांक पहले निकालनी है, फिर y निर्देशांक निकालना है। और जब आप इसका एक क्रमिक युग्म बनाते हैं, पहले x को रखते हैं फिर y को रखते हैं, और तब जा करके आप जो बिंदु लिखते हैं वह अद्वितीय तरीके से किसी के निर्देशांक को बता सकता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि आपको अगर निर्देशांक दिए हुए हो, पहले से ही आपको मालूम है कि निर्देशांक क्या है, तो आप बिंदु को कैसे ग्राफ पेपर पर या आलेख पत्र पर किस तरह से उसको लिखेंगे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वह यह करना होगा कि आप एक कार्तीय तल का निर्माण करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पहले से ही किया जा चुका है। एक्स प्राइम एक्स जो है एक संख्या रेखा है, उसी तरह वाई प्राइम वाई संख्या रेखा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कार्तीय तल का पहले से ही निर्माण हो चुका है। अब इस कार्तीय तल में अगर मान लेते हैं कि कोई आदमी कोई पूछता है कि आप एक बिंदु का निरूपण कीजिए जिसके निर्देशांक हैं 2 और 4। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x निर्देशांक इसके जो हैं वो 2 हैं और y निर्देशांक जो है 4 हैं। तो आपको x में 2 एकक जाना पड़ेगा और y में 4 एकक जाना पड़ेगा। ये हम लोग कुछ उदाहरण देख करके स्पष्ट कर सकते हैं जो कि मैंने प्रश्न में रखे हैं। उससे पहले हम लोग एक और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चतुर्थांश को 1 2 3 4 से स्पष्ट किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर 4 चतुर्थांश होते हैं। तो कार्तीय तल जो होता है, कार्तीय तल, इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं। तो पहला तो इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4। और इसमें 2 अक्ष भी होते हैं, जो कि पहला है एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष।
तो किसी भी समतल को अगर दो संख्या रेखाओं द्वारा काटें तो कुल मिलाकर के जो स्थिति बनती है वो कार्तीय तल होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 1 2 3 4 चार चतुर्थांश चार चतुर्थांश बनते हैं। एक एक्स अक्ष होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और उसी तरह से एक वाई अक्ष बनता है, ये वाली वाई अक्ष। तो चार चतुर्थांश, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इन सभी को अगर मिला दें तो जो बनता है हम लोग उसी को कार्तीय तल बोलते हैं। अब हम लोग चतुर्थांश के ये जो चतुर्थांश बने हैं 1 2 3 4, इनके हम लोग चिन्ह योजना पर विचार करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई भी बिंदु प्रथम चतुर्थांश में हो, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है जो कि प्रथम चतुर्थांश में है, तो उसके निर्देशांक के जो चिन्ह होंगे वो कैसे होंगे उस पर विचार करते हैं। तो उसके जो चिन्ह होंगे वो क्या होंगे, प्लस और प्लस प्रकृति के। क्यों? क्योंकि देखिए x, जो भी यहाँ पर कोई नंबर आएगा, जो भी कोई संख्या आएगी x, वो तो इस तरफ ही होगी, o से x इस दिशा में ही होगी। और इस दिशा में हम जानते हैं कि x जो है वो धनात्मक है। उसी तरह से अगर कोई भी संख्या इस दिशा में होगी, मतलब अगर वो प्रथम चतुर्थांश में है तो इस दिशा में होगी। और इस दिशा में हम लोग जानते हैं कि y अक्ष जो है वह क्या है, धनात्मक है। तो इस दिशा में x अक्ष धनात्मक और इस दिशा में y अक्ष धनात्मक। तो इससे जो भी बिंदु का निर्माण होगा, चाहे वो यहाँ हो, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में कहीं भी हो, उसके निर्देशांक धनात्मक धनात्मक प्रकृति के होंगे। उसी तरह से अगर आप इसमें अगर कोई बिंदु हो, मान लेते हैं कि वो बिंदु Q है और वो दूसरे चतुर्थांश में, इसको मैं अलग कर देता हूं उस आकृति से अलग रखिए इसको। तो अगर मैं यहाँ पर Q बिंदु के बारे में विचार करूं तो इसका क्या होगा, इसका जो चिन्ह का प्रकृति होगा वो इस तरह से होगा, माइनस और प्लस। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग x अक्ष की बात करें तो वो क्या है, ऋणात्मक, और y अक्ष की बात करें तो वो है धनात्मक इस चतुर्थांश के लिए। तो उसकी प्रकृति इस तरह से लिखी जा सकती है, माइनस प्लस। फिर अगर हम लोग r की बात करें तो वो इस तरह से दिखेगी, माइनस कोमा माइनस, यानी क्योंकि x भी ऋणात्मक y भी ऋणात्मक। और अगर चतुर्थांश 4 की बात करें तो वो किस तरह से दिखेगी, प्लस और माइनस। क्यों? क्योंकि x जो है वो प्लस में है और y जो है वह माइनस में है। मैं यहाँ चाहता हूं कि आप Q और RS, सॉरी, तो Q एंड S पर आप लोग अच्छी तरीके से विचार करें कि Q का क्यों माइनस और प्लस है चिन्ह योजना, और S का क्यों है प्लस और माइनस। अगर आप इन दोनों चीज को समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप चतुर्थांश की चिन्ह योजना को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नों का हल करते हैं और फिर वहां पर इन अवधारणाओं को और अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे एक आकृति दी हुई है, आकृति 10, और उसमें आपको बहुत सारे बिंदु दिए हुए हैं और उस बिंदु का आपको निर्देशांक लिखना है। तो चलिए सबसे पहले डी से शुरू करते हैं। तो इस डी बिंदु का निर्देशांक लिखने से पहले आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि निर्देशांक जो लिखते हैं वो किस फॉर्मेट का होता है। हम लोग पहले से ही इसको देख चुके हैं, एक्स कोमा वाई। एक्स जो होती है वो एक्स निर्देशांक होता है और वाई जो होता है वाई निर्देशांक होता है। तो डी के बारे में सोचिए कि डी के एक्स निर्देशांक कितने हैं। एक्स निर्देशांक देखने के लिए आपको या तो आप ये देख लीजिए कि डी का वाई अक्ष से लंबवत दूरी कितना है। तो वाई अक्ष यहाँ है, ये है वाई अक्ष, ठीक है, और ये है डी बिंदु। तो डी बिंदु का वाई अक्ष से लंबवत दूरी जो है वो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और वो दूरी कितना है, इसके बराबर है, ये दूरी के बराबर। तो वो कितना हो गया, 6 यूनिट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कोमा लगाएंगे और y जो क्या है वो y निर्देशांक को सूचित करता है। तो y निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष से लंबवत दूरी। तो बिंदु यहाँ है और x अक्ष यहाँ है, तो x अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी, ये वाली। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक y निर्देशांक होगा वह कितना होगा, 2। तो पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक, बीच में कोमा और सभी को कोष्टक में बंद कर दिए, तो ये निर्देशांक को सूचित करता है। अब हम लोग L के बारे में सोचते हैं। L जो है वो बिंदु कहाँ है, इस जगह पर। तो L बिंदु के निर्देशांक क्या होने चाहिए। पहली बात कि ये देखना पड़ेगा कि x अक्ष y अक्ष से इसकी लंबवत दूरी क्या है। चूंकि यह बिंदु पहले से ही
y अक्ष पर है, इसलिए हम लोगों को y अक्ष से तो दूर जाना ही नहीं पड़ेगा, यानी कि x निर्देशांक जो होंगे इसके वो क्या होंगे, 0। लेकिन x अक्ष से लंबवत दूरी है कि ये जो बिंदु है O से कितनी दूर है, 5 यूनिट दूरी है, तो इसलिए इसका जो निर्देशांक होगा 0,5 होगा। 0 क्यों? क्योंकि देखिए x अक्ष में तो जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि आप देखिए x अक्ष में कहीं जाना पड़ा उसके लिए नहीं, आपको y अक्ष में जाना पड़ा, वो भी कितनी दूर, 5, तो इसलिए 0 और 5। फिर हम लोग अगर मान लेते हैं C की बात करते हैं कि C बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक और आसान तरीका है कि आप क्या कीजिए कि O बिंदु से C बिंदु तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। तो आप किस तरह से पहुंच सकते हैं, तो आप O बिंदु से शुरू कीजिए और पहले जाइए कहां तक, 5 यूनिट। कहां तक 5 यूनिट गए आप, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 5 यूनिट के नीचे ही आपको सी बिंदु दिख रहा है। तो आप एक्स अक्ष पर 5 यूनिट चले, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एक्स निर्देशांक होगा वो 5 होगा। और आप y दिशा में कितना चलते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहां से चलना शुरू करेंगे और इस होते हुए यहां तक आएंगे। तो y दिशा में आप जो चल रहे हैं इतना दूर चल रहे हैं, तो वो कितना दूर चल रहे हैं, -5 यूनिट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे -5। तो x में 5 गए और y में -5 गए, तो x निर्देशांक और y निर्देशांक मिला करके आपको इस बिंदु का पूर्ण निर्देशांक मिलता है। उसी तरह से अगर h की बात करें, h ये बिंदु है, तो h के निर्देशांक लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपको x में कितना दूर जाना है और फिर y में कितना दूर जाना है। तो यहां से शुरू करते हैं और x में चलते हैं इस तरफ, तो आपको 5 यूनिट निगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ा, ऋणात्मक दिशा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि x निर्देशांक क्या होगा, -5। और फिर आपको कितना दूर जाना पड़ा, -3 एकक जाना पड़ा, किस दिशा में, ऋणात्मक y दिशा में, इसलिए -3। तो h बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, -5 और -3। देखिए आप दूसरे तरीके से भी पहुंच सकते थे, आप पहले y दिशा में चलते और फिर x दिशा में चलते, तो भी आप h पर ही पहुंचते। रुकिए मैं कलर चेंज करके आपको ये दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि आप अगर इस दिशा में चलते, y दिशा में, और फिर सॉरी ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया तो इसको मिटा देते हैं, सॉरी 1 मिनट। बहुत सारे मिट गए, ओके। तो पहले हम लोग ये देख चुके थे कि इसका कैसे निर्धारण करते हैं, अब हम लोग एक नया कलर लेते हैं और देखते हैं कि इसका कैसे। तो आप यहाँ पर भी आ सकते थे, पहले y दिशा में जाते और फिर आप क्या करते कि x दिशा में चले जाते, ठीक है, फिर भी आप h पर ही पहुंचते। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि x निर्देशांक को पहले लिखना होता है, इसलिए आप अगर x दिशा में ही पहले चले तो ये बेहतर होगा। x दिशा में चलते हैं -5 यूनिट और उसी तरह से y दिशा में -3 यूनिट, तो आप h का निर्देशांक लिख सकते हैं। बाकी के बचे हुए कुछ जो निर्देशांक हैं वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि एक आकृति दी हुई है, आकृति 11, और उसमें बहुत सारे बिंदुओं को दिखाया गया है, आपको इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पर ए बिंदु है इसके निर्देशांक लिखने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ए बिंदु जो है वह एक्स अक्ष से कितनी दूर है, अगर सॉरी एक्स अक्ष में कितना दूर जाना पड़ेगा ए बिंदु के लिए, तो यहाँ पर आप मूल बिंदु से शुरू कीजिए और कितना दूर जाते हैं, 4 यूनिट, 4 एकक, तो 4 हो गया एक्स निर्देशांक। अब चूंकि आप ऊपर तो नहीं जाते या नीचे नहीं जाते इस बिंदु को प्राप्त करने के लिए, इसलिए वाई निर्देशांक इसके 0 हो गए। ठीक उसी तरह से आप बी के बारे में सोचिए, बी कहाँ पर है, इस जगह पर। तो बी जो है उसमें एक्स में तो आपको नहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है, एक्स में आप कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, तो एक्स निर्देशांक तो आपका 0 हो गया। वाई निर्देशांक होगा क्योंकि आप वाई में कितना दूरी जाएंगे, 3, तो इसलिए इसका निर्देशांक हो गया 0, 3। उसी तरह से अगर सी के बारे में बात किया जाए तो आप एक्स में तो जाएंगे, मतलब एक्स में आपको चलना पड़ेगा -5 यूनिट, ठीक है, लेकिन आपको वाई में नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए 0। उसी तरह से डी के बारे में सोचिए, डी में आपको एक्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर सिर्फ वाई पर ही चलें तो आप वाई अक्ष पर ही ये बिंदु है, इसलिए ये बिंदु का निर्देशांक कितने हो सकते हैं, 0 -4। मैं ई आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ई के जो एक्स में कितना दूर चले हैं, 2/3 यूनिट, तो आप अपने मन से लिख लीजिएगा कि इसके निर्देशांक क्या होंगे।
इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण को करने से एक बात तो और स्पष्ट हो जाती है कि अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो, एक्स अक्ष का बिंदु, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसके निर्देशांक किस तरह के दिखेंगे? एक्स जीरो। मान लेते हैं कि पी कोई बिंदु है जो कि एक्स अक्ष पर अवस्थित है, तो उसके निर्देशांक एक्स जीरो दिखेंगे। क्यों? क्योंकि चूंकि वो पहले से ही एक्स अक्ष पर है, इसलिए उसके एक्स निर्देशांक तो होंगे, वाई निर्देशांक नहीं होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आप वाई दिशा में जाते ही नहीं है। उसी तरह से वाई अक्ष, वाई अक्ष का जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक अगर हम लोग लिखने का प्रयास करें, मान लेते हैं कि अगर कोई बिंदु सामान्य बिंदु Q है, अगर उसका हम लोग निर्देशांक लिखने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि उसके निर्देशांक किस तरह के दिखेंगे? जीरो और वाई। जीरो क्यों? क्योंकि आपको एक्स दिशा में जाने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग लिखते क्या है? पहला एक्स निर्देशांक, इसलिए ये जीरो लिखा हुआ है। और दूसरा वाई निर्देशांक, तो वाई निर्देशांक आपको वाई के लिए तो जाना होगा कहीं, इधर ऊपर या नीचे। तो इससे आप देख सकते हैं कि सामान्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा, जो वाई अक्ष पर होगा, वो जीरो वाई फॉर्मेट का होगा, और एक्स अक्ष का बिंदु जो होगा वो एक्स जीरो का होगा। ठीक है, अब हम लोग एक और लास्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि मैं वहां पर बोल भी रहा था कि आलेख पत्र अगर आपको पहले से ही मालूम हो, ये आपको अगर बिंदु पहले से मालूम हो तो आप किस तरह से उसे आलेख कागज पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक ग्रिड ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रिड लाइंस आ गई हैं, तो मुझे यहाँ पर निरूपित करना थोड़ा आसान हो जाएगा इसमें। तो पहले हम बिंदु 5 0 पर विचार करते हैं। तो यह बिंदु जो है 5 0, ये वाले बिंदु, ये क्या, ये असल में निर्देशांक है। तो इस निर्देशांक को हम लोग डिकोड करते हैं। यहाँ पर 5 किस चीज को दिखा रहा है? 5 एक्स निर्देशांक को दिखा रहा है, और 0 क्या दिखा रहा है? वाई निर्देशांक को। तो 5 जो एक्स निर्देशांक को दिखा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि एकक हम लोगों ने इतनी दूरी को मान रखा है, इतना दूरी को अगर हम लोग एकक मान रखे हैं एक्स दिशा में, उसी तरह से इतना दूरी को हम लोगों ने एकक मान रखा है वाई दिशा में। तो अगर हमें 5 एकक जाना हो एक्स दिशा में तो क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया 5। ये मान लेते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0 0। मतलब आप एक्स अक्ष में भी कहीं नहीं गए हैं और वाई अक्ष में भी कहीं नहीं गए हैं, यानी कि आप शुरू कहाँ से कर रहे हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के मूल बिंदु, इसलिए इसका जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। तो चलिए इस 5 0 पर विचार करते हैं। तो 5 और 0 लिखा हुआ है, तो 5 जो है आप चले गए ऑलरेडी, मतलब 0 से चल करके 5 जो कि एक्स निर्देशांक को सूचित करता है, और वाई निर्देशांक में 0 है, यानी कि ना तो आपको ऊपर जाने की जरूरत है ना नीचे, यानी कि यही बिंदु के बारे में बोल रहा था। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा? 5 0। उसी तरह से एक और बिंदु है 0 5। तो 0 5 के बारे में सोचते हैं। जीरो जो है, यानी कि आपको एक्स दिशा में कहीं नहीं जाना है, अब जाना किधर है? वाई दिशा में। तो 0 यहाँ पर है, और 5 मतलब आपको ऊपर जानी है, तो 1 2, मान लीजिए इसका 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पर होंगे। तो इस बिंदु का नाम जो हो गया वो क्या हो जाएगा? 0 5। ठीक है, तो अद्वितीय तरीके से हम लोग दिखा रहे हैं। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि 5 0 और 0 5 एक जैसी नहीं है, इसलिए क्रम का बहुत बड़ा महत्व है निर्देशांक ज्यामिति में। अगर आप क्रम को परिवर्तित कर देंगे तो आप देखते हैं कि बिंदु बदल जाता है। जैसे 5 0 यहाँ, तो 0 5 यहाँ पर दिखाया गया है। उसी तरह से हम लोग एक और बिंदु ले लेते हैं 2 5। 2 5 मतलब आपको एक्स दिशा में 2 जाना है, वाई दिशा में 5 जाना है। तो यहाँ पर मूल बिंदु से शुरू करके एक्स दिशा में 2 तक जाते हैं, और वाई दिशा में आपको कितना तक जाना है? 5 तक। तो इसके ऊपर चलते चले जाइए और 5 यूनिट ऊपर चले जाइए, यानी कि ये बिंदु। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 2 5। उसी तरह से अगर आपको 5 2 का लिखना है तो एक्स में 5 दूरी तक जाइए और वाई में 2 एकक जाइए। तो x में 5 जाने का मतलब आप यहाँ पर हैं, और फिर y में 2 एकक जाने का मतलब आप यहाँ पर हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 5 2। आप देख सकते हैं कि 2 5 और 5 2 दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग बिंदु हैं।
तो यहाँ फिर से स्पष्ट होता है कि क्रमागत चीजों का बहुत महत्व होता है। एटलीस्ट निर्देशांक ज्यामिति में क्रम का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको रिवीजन करने में सहायक होगा। अगर कुछ छूट भी गई है तो हम लोग आगे पढ़ते समय ये चीज देख लेंगे कि क्या छूट गई है, उस पर विशेष टिप्पणी की जा सकती है। आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। इस वीडियो को थैंक यू।